नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 14 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो पहली न्यूज़ है, देखिए आज हम एडिटोरियल से नहीं, आज हम न्यूज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पहली न्यूज़ है वो ये है आपके लिए कि अब CSE जो है 10 अक्टूबर के लिए पोस्टपोन हो चुका है। पहले एग्ज़ाम 27 जून को होगा, जैसा आप सभी ने अप्लाई किया ही होगा, लेकिन अब ये एग्ज़ाम जो है 10 अक्टूबर को हो चुका है, जैसा पिछले साल यानी 2020 में हो गया था। तो देखिए अब आप सबकी कंडीशन मुझे पता है, मोस्टली लोगों की कंडीशन इस तरीके की हो चुकी होगी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोग जो है अपने मेंस के और अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स की तैयारी तो मोस्टली लोगों की हो ही चुकी होगी। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन करने का है, जो मोस्टली लोग अब कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, मे बी कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ उतनी अच्छी ना होगी, जो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे पेपर को लेके या जिनकी प्रिपरेशन अप टू ब्रिम हो चुकी होगी। वैसे बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि जनरली सिलेबस इतना वास्ट होता है कि पूरा कंप्लीट तो हो नहीं पाता बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक। लेकिन फिर भी अब जो एडिशनल टाइम मिलेगा वो जनरली एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगली न्यूज़ जो है वो स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग है। बताया जा रहा है कि अभी जो वैक्सीन है ये अगले वीक से हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ये वैक्सीन जो है गमलेया नेशनल सेंटर ऑफ रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। और अभी नीति आयोग के जो मेंबर हैं VK पॉल साहब, उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन कुछ ही टाइम में जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए अवेलेबल कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वैक्सीन हमारे कंट्री में अभी है यानी कोविशील्ड, उसकी डेफिशिएंसी आ रही है, अभी उसकी कमी देखने को हमें मिल रही है। तो हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो लेके आना ही पड़ेगा ना, और वो अल्टरनेटिव ही यहाँ पर स्पुतनिक है। ऑल्दो अभी हमारे सरकार ये भी कह रही है कि वो डिफरेंट फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चर के साथ एंगेज भी कर रहे हैं, जैसे मॉडर्ना, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन। अब यहाँ पर वैक्सीन्स की बात आई गई है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्पुतनिक लाइट को छोड़ के ऐसी कौन सी और वैक्सीन है जिसका सिर्फ एक शॉट दिया जाता है, जिसकी सिर्फ एक डोज दी जाती है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। उसके अलावा हमारी सरकार ये भी कह रही है कि वो IPR वेवर में भी बातचीत कर रही है, जहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका तो फोकस कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द IPR वेवर मिल जाए। लेकिन जर्मनी जैसी कंट्रीज़ जो हैं हमें WTO में यानी हमें ट्रिप्स में ऑफिशियली ये अपोज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसमें आगे जाके क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बताया जा रहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में इस साल में 216 करोड़ डोजेज वैक्सीन की जो है इंडिया में आ जाएंगी, और हमारे जो जितनी भी पॉपुलेशन है वो एंटायरली वैक्सीनेट तब तक हो जानी चाहिए। अभी का जो मिसमैच हो रहा है ना, ये जस्ट अभी की डायनामिक सिचुएशन है, क्योंकि अभी आपको पता है वैक्सीनेशन 18+ के लिए कुछ दिनों पहले ही खुला है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ नई होती है तो उसमें रश होती है, उसमें लूप होल्स भी होते हैं कुछ। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ गवर्नमेंट कह रही है कि जस्टिफाइड है कि अभी थोड़ा इन सब चीज़ों में डिफरेंसेस जो हैं आ ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सारी की सारी चीज़ जो है कंपेंसेट आराम से हो जाएंगी। इसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन जो है अभी तो हमने खैर रशिया से इंपोर्ट करी है, लेकिन उसका लोकल प्रोडक्शन कुछ टाइम में डॉक्टर रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ हैदराबाद में शुरू होने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा हमें दी गई है। उसी के साथ साथ एक और न्यूज़ आती है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी सेकेंड डोज जो है उसका टाइम पीरियड 12 से 16 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। इनिशियली जब ये न्यूज़ मैंने सुनी तब मुझे तो इसलिए लगा कि मे बी ये टाइम पीरियड इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि वैक्सीन जो है उसकी डेफिशिएंसी है यानी शॉर्टेज है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने UK के जो डेटा है, यानी वहाँ पर भी वैक्सीन जब दी जा रही होगी तो वहाँ के लोगों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके दौरान जो डेटा आया, गवर्नमेंट ने उस डेटा को ध्यान रखते हुए ही इंडिया में टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, ऐसा सरकार का कहना है। तो अब डेफिनेटली उन्होंने किसी रिपोर्ट या कोई ऐसा एनालिसिस पे कहा है तो बात सही ही होगी। तो अब ये जो गैप है ये 12 से 16 हफ्ते के बीच में बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ कोविशील्ड के लिए हुआ है। ध्यान रखिए, जिन भी लोगों ने कोवैक्सीन ले रखी है उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। ये थोड़ी फ़नी न्यूज़ मुझे लगी। आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको एक डायलर ट्यून मिलती है जहाँ पर आपको वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग और बताया जाता है कि किस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल्स इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज़ पे थोड़ा इरिटेट हो गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों ये बार बार इरिटेटिंग मैसेज वाली जो रिंगटोन जो आती है इसको फ़ोन में प्ले कर रहे हैं जब भी कोई कॉल करता है। चलो एक बात तो मान ली कि आपने रिंगटोन तो प्ले करी, और रिंगटोन में उसमें कहा जा रहा है कि आपको वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, ये चीज़ आपसे कही जा रही है, लेकिन वैक्सीन लगाएगा कौन जब वैक्सीन की शॉर्टेज है।
यहाँ पर ये चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ उनसे कह रखी है कि जब वैक्सीन है ही नहीं तो इस मैसेज को देने का कोई पॉइंट रह ही क्या गया है। खैर अपनी जगह तो ये बात सही है। ऑल तो हाँ डेफिनेट सी बात है, मोस्टली लोगों को, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि मोस्टली लोगों को ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगती थी, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक ये पूरी रिंगटोन आती थी और उसके बाद कॉल जाया करता था। तो अब डेफिनेट सी बात है लोग इरिटेट हो रहे थे और थोड़ी फ़नी भी लगी ये न्यूज़ मुझे। ऑल तो ये उतनी डिस्कस करने लायक इसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें ह्यूमर लगा इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जैसा हमने कल परसों के एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी ये प्रिजन्स हैं हमारे, जितने भी मतलब प्रिजन्स ओवर क्राउडेड हैं, जितने भी क्या मोस्टली प्रिजन्स ओवर क्राउडेड ही हैं, तो उन प्रिजन्स में से जो भी एलिजिबल प्रिजनर्स हैं जिनको बेल मिल सकती है उन प्रिजनर्स को बेल पे रिहा कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा प्रिजन्स में फैल रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही है कि इनको डायरेक्टली ना छोड़ के, बेल ना दे के हाउस अरेस्ट में रखा जाए। इससे क्या होगा कि जितने भी ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं उनमें भीड़ कम हो जाएगी और जब कोरोना कम हो जाएगा तो इनको वापस प्रिजन में ला दिया जाएगा। ये चीज़ इसलिए कही है क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया। ये सारा जो चीज़ बताई है ये सारे हमारी जो अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन्ना, उनके द्वारा एक बेंच लीड करी गई थी, उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। हमारे प्रिजन्स अभी अगर 2019 का डेटा लो तो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग जब कोरोना नहीं आया था ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी 118.5% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे थे। यानी जिस प्रिजन में 100 पर्सन्स की कैपेसिटी है उस प्रिजन में 118 लोग रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये वही बात हो गई कि जिस बस में 60 लोगों के बैठने की सीट है उस बस में 70 लोग जा रहे हैं, यानी कुछ लोग खड़े होके भी जा रहे हैं। तो वही ओवर क्राउडिंग का सीन आज की डेट में प्रिजन्स में भी है। और ये सारा का सारा डेटा ना NCRB का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2019 का डेटा ये चीज़ सजेस्ट करता है। तो देखिए इसने पूरी न्यूज़ में बहुत कुछ डिस्कस करने लायक तो था नहीं, लेकिन क्योंकि एक छोटा डेटा फिगर भी ना आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया दे सकता है, जो आपकी GD में या आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कोट करने के लिए काम आ सकता है। इसलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस करी, तो आप प्लीज़ इस डेटा को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ मोर ऑफन मुझे जो लगा एक सोल्यूशन बेस्ड न्यूज़ है। जैसा मैंने आपको कल को बताया था ना, ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन पार्ट एंड नॉट ऑन द प्रॉब्लम पार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन यही दिया गया है कि जितने भी गरीब लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, उन सभी के लिए कम्युनिटी किचन NCR के रीजन के आसपास खोले जाएँ। अब कम्युनिटी किचन का मतलब क्या है? देखिए ये ऐसे कोई रसोई खाना नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर 2 टाइम का जो मील है वो माइग्रेंट लेबर्स और जितने भी लोग स्ट्रैंडेड हैं अलग अलग राज्यों के, दिल्ली के आसपास, उन लोगों को ये मील्स प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत ड्राई रेशन दिया जाए। ठीक है, और ये सारा रेशन जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बांटा जाएगा। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मुझे याद आ रहा है कि कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि जिस दुकानों से, जो राशन की दुकानें होती हैं जहाँ से ये राशन सप्लाई होता है, उनको इकोनॉमी के टर्म्स में क्या कहा जाता है? तो उनको फेयर प्राइस शॉप्स कहा जाता है। जो राशन की दुकानें होती हैं ना, तो रेशन शॉप्स तो हम उन्हें इनफॉर्मली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें फेयर प्राइस शॉप्स कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है जिसको मैंने ये रेड या पिंक में जो है हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी की कंडीशन चल रही है इसमें जो फेयर प्राइस शॉप है, यानी राशन की दुकान में किसी भी माइग्रेंट से या जो भी लोग राशन लेने आएंगे उनसे आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा जाए। यानी उनसे ये नहीं मांगा जाए कि अपना राशन कार्ड दिखाइए या इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको बिना आइडेंटिटी कार्ड के ही डायरेक्ट राशन दे दिया जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया गया है यहाँ राइटर द्वारा। उसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया है कि क्योंकि माइग्रेंट्स जो है राशन लेके जाएंगे तो इसमें कोई धांधली ना हो, इसलिए वर्कर्स जो भी राशन लेके जाएंगे वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन करके जाएंगे उस शॉप के, ताकि वो दोबारा राशन नहीं ले जा सके या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा राशन लेके उसकी इलीगल मार्केटिंग या इस टाइप की कोई चीज़ ना करें। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो भी लोग यहाँ से लेके जाएंगे राशन, उन लोगों को अगर कहीं जाना है तो उनको एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपनी जगह जहाँ भी उन्होंने जाना है वहाँ पर सेफली पहुँच पाएँ अगर उनको जाना है किसी जगह पे। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पुलिस के साथ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ताकि इस कोऑर्डिनेशन होने के साथ ही वो प्रॉपर्ली लोगों को उनकी जगह तक पहुँचा पाएंगे और जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को सॉल्व किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब,
उनके द्वारा ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के साथ। देखिए ये भी एक बहुत अच्छी सल्यूशन बेस्ड न्यूज़ है, ऑल्दो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सी बात। आज की डेट में आपको पता होगा ऑक्सीजन का क्राइसिस है, प्लाज्मा जो है लोगों को प्रॉपर्ली मिल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी चली जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इनोवेटिव माइंड के साथ एक आदमी ने क्या किया, एक वेबसाइट बना दी जिसका नाम था fightagainstcovid19.org। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जिसको प्लाज्मा की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली इस वेबसाइट को विजिट ज़रूर कीजिएगा। अभी इस वेबसाइट के पास करीब करीब 2000 अलग अलग डोनर्स हैं जो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से एक डेटा कंसल्टेंट ने देखा कि जो प्रॉब्लम है वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है सोसाइटी में, क्योंकि प्लाज्मा जो है लोगों को नहीं मिल रहा। इनफैक्ट आपने कई बार देखा होगा कि सोशल मीडिया के द्वारा लोग जो है प्लाज्मा डोनेट करने की बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं या प्लाज्मा मांग रहे हैं कि इस टाइप का प्लाज्मा किसी के पास है तो प्लीज़ डोनेट कीजिए। तो देखिए अब क्योंकि प्रॉब्लम तो थी लेकिन उसका वन स्टॉप सोल्यूशन कोई नहीं था। तो अब देखिए ये जो है वन स्टॉप सोल्यूशन आ चुका है। जैसा मैं आपसे हर आर्टिकल में कहता हूँ, ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन। तो एक डेफिनेट सी बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि जो अभी क्राइसिस हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आपके ओपिनियन में, तो आप डेफिनेट सी बात है इस टाइप के जो स्टेप्स हैं उनको दे सकते हो कि एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन की जाए, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा टेलीग्राम चैनल बना दिया जाए जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जुड़े रहें अलग अलग शहरों से, और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाए और लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहे लोग उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते रहें। ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, क्योंकि कुछ टाइम से हमारी जुडिशरी जो है उस पर काफ़ी इल्ज़ाम पड़ रहे थे। क्यों इल्ज़ाम इसलिए पड़ रहे थे कि जुडिशरी इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रही है। इनफैक्ट कई लोगों ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जुडिशरी जो है बाइस्ड हो चुकी है, गवर्नमेंट जो कहती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो है पड़ रहे थे। लेकिन जो हमारे करंट CGI हैं, जो नए CGI हैं, जस्टिस NV रमन्ना साहब, जो पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे, तो वो अभी हमारे क्योंकि करंट CGI हैं तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन रिफॉर्म्स जो हैं लेके आने की सोच रखी है और वो उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक ऐसी ऐप लॉन्च करी है, ऐप लॉन्च करने की मतलब प्रोसीडिंग्स चालू कर दी है उन्होंने, जो लाइव टेलीकास्ट करेंगी जितने भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी। देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है। जस्टिस NV रमन्ना साहब ने कहा कि एक ऐसी ऐप लॉन्च की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल प्रोसीडिंग्स को इस तरीके से ब्रॉडकास्ट करेगी कि सभी लोग जो हैं, स्पेशली जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, वो उसको अपने मोबाइल फ़ोन में ही व्यू कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका मानना ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए लोग अगर ना जुडिशरी पे सवाल, देखो अगर गवर्नमेंट पे लोग सवाल उठाते हैं तो सिंपल सी बात है वो तो लोग करेंगे ही, है ना। क्योंकि अगर गवर्नमेंट से एक तख्ता खुश है, हैप्पी है, तो कोई ना कोई ऐसा तख्ता सोसाइटी का जरूर होगा जो सैड भी है, जो सरकार से नाखुश है, तो वो सरकार का सवाल उठाएगा ही उठाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ तो खैर आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से चली आ रही है। लेकिन जुडिशरी पे क्वेश्चन उठाना कि जुडिशरी बाइज्ड है या इस टाइप की चीज़ कर रही है, ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि देखिए जुडिशरी से लोगों का अगर भरोसा उठेगा तो ये हमारे देश के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और ऐसा ना हो इसलिए ही तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं। अब क्योंकि लोग इतने सवाल उठा रहे हैं जुडिशरी पे, इसलिए हमारे CGI ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी अभी की जो है ना, ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो ही इस जुडिशियल प्रोसेस को हमारी कंट्री में स्ट्रेंथन करेगी। वही जितने भी लोग सवाल उठा रहे हैं ना जुडिशरी पे, उनके मुंह को बंद करेगी। क्योंकि देखिए ऑल्दो जुडिशरी इस टाइप की चीज़ नहीं करती है। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि जुडिशरी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बाइज्ड है, तो ये गलत है। तो ये जो चीज़ एक्ट अब मूव जो लिया गया है, ये मूव डेफिनेटली लोगों का ओपिनियन जो है बदल देगा। इसके अलावा CGI ने ये भी कहा है कि रूलिंग्स जो हैं, सिंपल सी बात है, अलग अलग कंट्री के लोग नहीं हेयर कर पाते। कई बार मीडिया जो है उसको प्रॉपर्ली पोर्ट्रे नहीं कर पाता, क्योंकि मीडिया को खुद नहीं पता होता कि किस तरीके की हेयरिंग्स जो हुई हैं किस तरीके की हेयरिंग्स और प्रोसीडिंग्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, सबके स्मार्टफोन्स में प्रॉपर्ली ये हेयरिंग्स जो हैं आएंगी, तो कोई भी इस चीज़ को फ्रेम नहीं कर सकता, कोई भी इस चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर सकता। जो चीज़ है वो पब्लिक के सामने प्रॉपर्ली आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये चीज़ इसलिए कही कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं आज की डेट में, उनके लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उनको यही चीज़ अपने प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू दिखाना पड़ता है, ठीक है। और ये भी पाया गया है, मतलब जस्टिस NV रमन्ना साहब ने ये भी बताया कि उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो लॉयर्स पे डिपेंड कर रहे हैं आज की डेट में। किस चीज़ के लिए? ताकि उनको जो भी मतलब वर्चुअल हियरिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी वीडियोस मिल जाएं, ताकि वो अपने प्रेस में उन चीज़ को दिखा सकें।
तो ऐसा लॉयर्स पे डिपेंड होना ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है। डायरेक्टली उनको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के साथ ही साथ ये होगा कि जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं वो इस पैंडेमिक के दौरान सेफ भी रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने हमारे ये डॉक्टर्स, नर्सेज ये सब वर्क कर रही हैं, उतना ही हमारे मीडिया कर्मी भी वर्क कर रहे हैं। इनफैक्ट कई राज्यों ने तो मीडिया वाले जो हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स भी घोषित कर दिया है, ठीक है। तो अब क्योंकि इस इन्फेक्शन में, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है और मीडिया वाले भी अपने घर से बाहर हैं, तो डेफिनेट सी बात है ये ऐप जो है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, जितने भी उनको प्रोसीडिंग्स हैं उनको हेयर करने में। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन मूव जो लिया है वो ये लिया है कि CGI ने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें एक इंडिकेटिव नोट्स का फीचर डाल दिया है। इस इंडिकेटिव नोट के फीचर में क्या है कि जितने भी हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ना, जैसे आपको पता होगा केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है, ठीक है। SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत सारे केस हैं, मेनका गांधी केस हो गया और इंदिरा साहनी केस हो गया, ठीक है। जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे पास हैं, उन सारे जजमेंट्स को अब क्योंकि होता ऐसा है कि मान लीजिए लोगों को पता भी है कि लैंडमार्क जजमेंट कुछ इस टाइप का एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ऑनलाइन अगर आप देखो, यूट्यूब वगैरह को छोड़ के अगर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखो, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में तक अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इंडिकेटिव नोट्स के तहत ऐसा किया गया है कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ना, उसको एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में डाल दिया गया है कि कोई भी इंसान अगर उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से पढ़ता है तो उसको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ उस लैंडमार्क जजमेंट में बताई गई है। और एक बार अगर लोगों को पता चलने लगा कि लैंडमार्क जजमेंट्स में क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में बताई, तो वो ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे चीज़ों के तहत, ठीक है, उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी की गई है। और क्योंकि जब से CGI NV रमन्ना साहब आ रखे हैं, तो उन्होंने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करने की सोच रखी है। ये इसके रिगार्डिंग तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है अपने चैनल पे, जहाँ पर नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की बात कर रखी है जस्टिस NV रमन्ना साहब ने, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जजेस की शॉर्टेज है आज की डेट में हमारी कंट्री में, अलग अलग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में प्रिवेल कर रही है। तो इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, इसको किस तरीके से हटाया जाएगा। तो आप डेफिनेट सी बात है, इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको प्रॉपर ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरीके से आगे जाके चीज़ें होने वाली हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स। आज हमें डिस्कस करने हैं 3 अलग अलग एडिटोरियल्स। वैसे तो एडिटोरियल्स टोटल 4 हैं, लेकिन ये आसाम वाला एडिटोरियल जो है ना, ये आसाम पॉलिटिक्स को लेके, इसको हमारे उतना ज़्यादा काम का है नहीं, तो इसको हम, सॉरी मैंने इसको टिक क्यों कर दिया, इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये वाला एडिटोरियल जो टेम्पररी रिस्पाइट है, ये बताता है इन्फ्लेशन के बारे में कि क्या इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है और क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, ये एशिया में जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, यानी लोग जो हैं अपने घरों से, फैमिली से, ऑफिस से गायब हो जा रहे हैं, किस तरीके से उनको फोर्सेबली डिसअपीयर किया जा रहा है, उसके बारे में बात की गई है और क्यों ऐसा हो रहा है उसको भी डिस्कस किया है, तो इसको भी हम देखेंगे। म्यूकोरमाइकोसिस यानी जो ब्लैक फंगस है, यहाँ पर उसकी बात की गई है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ब्लैक फंगस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रिवेल कर रहा है, फॉर्मरली महाराष्ट्र, MP और उत्तर प्रदेश में तक ये देखा गया है। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल आना ही था और आज आ ही गया, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला एडिटोरियल जो है ये मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करता है। टॉपिक तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिगर नहीं है। मोर ऑफन ये ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल आप इसको कह सकते हैं, तो हमारे इतना ज़्यादा काम का नहीं रहा है एडिटोरियल। ये तो एक क्वेश्चन आंसर टाइप का है, आप कुछ मान लीजिए, मैं तो इसको खैर एडिटोरियल मानता भी नहीं हूँ, तो इसको भी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक कार्टून है जो हमने वीडियो की सबसे स्टार्टिंग में देख लिया था, तो आई होप आपको इसका भी व्यू मिल गया होगा कि ये कार्टून क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ कि जनरली जो कार्टून्स आते हैं ना, आप उन कार्टून्स को क्या किया कीजिए कि अपने व्यू से एनालाइज किया कीजिए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जो आपका PPTT होता है या आपका TAT होता है, वहाँ पर एक पिक्चर को देख के ही क्या आइडिया आपके दिमाग में जनरेट होते हैं, उस पर ही चीज़ें सारी फोकस होती हैं, उन्हीं को तो आप लिखते हो ना वहाँ पर। तो ये चीज़ अगर आप इस पिक्चर को देख के क्या आपको समझ में आ रहा है वो आप ज़्यादा अच्छे से अपने दिमाग में सोचिए, रादर देन जो मैं बताता हूँ उसको देख के, उसको सुन के, तो आपको ज़्यादा एक अच्छा व्यू मिल पाएगा कि किस तरीके से चीज़ें पिक्चर में डिपिक्ट की जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। म्यूकोरमाइकोसिस यानी सिंपल सी बात है, मैं इसको बार बार इतना ये म्यूकोरमाइकोसिस नहीं बोलूँगा, मैं इसको ब्लैक फंगस या सिंपल फंगस की तरह ही बोलूँगा, ठीक है।
तो अभी देखिए डेटा ये है कि 70 से 80% जो भी कोविड से इफेक्टेड लोग हैं वो ऐसे हैं जिनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या वो ऐसे लोग हैं जो घर में ही आइसोलेट होकर सही हो जा रहे हैं। और 20 से 30% पेशेंट ऐसे हैं जो इनको सिम्टम्स हैं और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन आज की डेट में एक नई चिंता वाली बात आ चुकी है, जिसे यहाँ लिखा है न्यू वरी, वो है ब्लैक फंगस। वैसे ही कोविड ने कमर तोड़ रखी थी हमारे देश की कि अब ये ब्लैक फंगस भी आ गया है। ठीक है, तो अभी ब्लैक फंगस है ना, एक बहुत रेयर लेकिन बहुत डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है। ये एक म्यूकोरमाइसाइट्स का नाम का एक फंगल आप कह सकते हैं ग्रुप है, जो इस टाइप का डिजीज़ मतलब लोगों में कर रहा है। जनरली जिन लोगों की इम्यूनिटी पुअर होती है ना, ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देखिए, इसको आर्टिकल को मैं और आगे डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप वर्कआउट में इन्वॉल्व नहीं होते, फिजिकल वर्कआउट में जिसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इस टाइप के वर्कआउट, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइप के वर्कआउट्स में आप इन्वॉल्व हो जाइए। चाहे आप रनिंग में ही इन्वॉल्व हो जाइए, ठीक है, चाहे आप कोई भी इंटेंस वर्कआउट या आप बॉडी बिल्डिंग में ही इन्वॉल्व हो जाइए जहाँ पर आपका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, कोई भी इंटेंस वर्कआउट, चाहे आप स्किपिंग में ही इन्वॉल्व हो जाइए, लेकिन जो कोई भी ऐसा इंटेंस वर्कआउट में डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि वर्कआउट जो होता है आपका स्टैमिना और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन मेजर तक तो आपको भी पता है कि ऐसे लोग हैं, जनरली हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों को, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का। तो उन लोगों की इम्यूनिटी जो होती है ना, काफ़ी कम हो जाती है, और इसी की वजह से तो हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग जो हैं उनकी आज की डेट में कोरोना से डेथ हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी जिन लोगों की कम है ना, उनका शरीर इस टाइप के डिजीज़ को झेल नहीं पा रहा है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में तो आपकी लाइफ में हेल्प करेगा ही। उसके अलावा जो डिजीज़ है ना, जैसे कोविड-19, ब्लैक फंगस, इन सब से डील करने में भी हेल्प करेगा। तो जितने भी लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको भी ये ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है, उनमें भी पाया जा रहा है कि ब्लैक फंगस जो है काफ़ी ज़्यादा उनको इफेक्ट कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो HIV एड्स से इफेक्टेड हैं, उनमें भी इस चीज़ की जो है मतलब इफ़ेक्ट होने की उनको जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, कई लोगों में क्या होता है कि जो आयरन की कमी होती है, या आप कह सकते हैं आयरन ओवरलोड होता है, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं लोगों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है डीफेरोक्सामिन जो नाम का जो मेडिसिन है उसको यूज़ करते हैं। तो उनमें भी पाया जा रहा है कि जिस टाइप के लोग जो लोग इस टाइप की जो ड्रग्स और मेडिसिन को यूज़ करते हैं, उनमें भी चांसेस बढ़ रहे हैं कि उनको ब्लैक फंगस जो है पकड़ जाए। ठीक है, तो अब क्या है कि कोविड-19 के जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, तो लोग, आपने पता होगा कि लोग जो है स्टेरॉइड्स पे डिपेंड कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं हैवी डोजेस स्टेरॉइड्स के। ठीक है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो स्टेरॉइड्स का अगर थोड़ा भी एक्सेसिव हुआ, तो वो क्या करता है कि शरीर में ना ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, और एक बार ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हुआ तो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, और अगर डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं ना, फिर ये ब्लैक फंगस जो है पकड़ लेगा। सिंपल सी बात है, ये एक चेन टाइप की है। चेन कैसे? चेन के सबसे टॉप में क्या है, ये स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, अगर स्टेरॉइड्स हैं तो यार क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं अगर स्टेरॉइड्स हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत हैं। डायबिटीज़ होने के चांसेस अगर हैं तो ब्लैक फंगस जो है आपको पकड़ सकता है। भगवान ना करे आपको कभी पकड़े, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ एग्जांपल से कि ब्लैक फंगस एक प्रॉपर चेन जो है उसमें चल रहा है। तो देखिए, आज की डेट में स्टेरॉइड्स पे भी डॉक्टर्स जो है अब कम एम्फेसाइज करने लगे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स पे एम्फेसाइज करना यानी ब्लैक फंगस को बुलावा देना, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कॉमन सिम्टम्स जैसे आ रहे हैं, जैसे कॉमन कोल्ड आ रहा है लोगों को, ठीक है, इसके अलावा ब्लैक फंगस जो है ना लोगों की आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि जो आय हैं लोगों की वो बिल्कुल लाल हो जा रही हैं। ठीक है, बाहर को बल्ज होने लग जा रही हैं, स्वेलिंग टाइप की लोगों की आइज़ में आ रही हैं। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो आई मसल्स हैं, आपको पता होगा कि हमारे आई के अंदर बहुत माइन्यूट मसल्स, सिलेरी मसल्स ही कहते हैं ना, शायद वही होता है। हाँ, तो इस टाइप की मसल्स जो हैं हमारे आई के अंदर होती हैं। तो जब ये मसल्स आई के अंदर होती हैं तो ये मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाती, और इसकी वजह से हमारे आई का जो है ना पैरालिसिस हो जाता है, और इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में पाया गया कि कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ी, क्योंकि उनको ब्लैक फंगस जो है बहुत सीवियरली इफेक्ट कर गया। इनफैक्ट ब्लैक फंगस इतना डेडली फंगस है ना कि ये ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट कर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब कोरोना से ही लड़ाई नहीं है, लड़ाई एक ऐसे डिजीज़ से भी है जो डायरेक्टली इंसान की डेथ इतने एक्सट्रीम कंडीशन तक कर रहा है।
इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर 10 लोग ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हैं तो उसमें सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो सर्वाइव कर पा रहे हैं, बाकी 5 लोगों की डेथ हो जा रही है। यानी इसमें रिकवरी रेट सिर्फ 50% है। देख सकते हैं आप, ये कोरोना से भी बहुत ज़्यादा डेडली हो चुका है, क्योंकि कोरोना में एटलीस्ट इतने लोगों की डेथ तो नहीं हो रही थी ना, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एंटी फंगल ड्रग हैं जैसे एम्फोटेरेसिन बी, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। उसके अलावा एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है ना। अब किसी गरीब इंसान को अगर ये फंगस इन्फेक्ट करता है तो वो कैसे अफोर्ड करेगा इन सब चीज़ों को। अगर मान लीजिए कोई अमीर इंसान को इफेक्ट करता है और उसने ये ड्रग खरीद भी लिया तो फिर भी तो ये ड्रग बहुत टॉक्सिक है ना। वैसे भी अगर ड्रग लेके उसकी जान चलेगी तो क्या फ़ायदा ऐसी बीमारी से बचने से, सॉरी। तो देखिए इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये भी आज की डेट में प्रिवेल कर रही हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे रेडिकल सर्जरी ये यूज़ की जा सके, ऐसा मतलब इसमें इम्प्लीमेंट की जा सकती है ताकि ब्लैक फंगस को निकाला जा सके। उसके अलावा कुछ बहुत हार्श मेजर भी लिए जा रहे हैं, जैसे अगर बहुत एक्सटेंड तक ब्लैक फंगस फैल चुका है तो जॉ जो है उसको रिमूव करना पड़ रहा है, जबड़े को रिमूव करना पड़ा है। उसके अलावा आंखों का रिमूवल, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आइज़ का रिमूवल भी करना पड़ रहा है। तो देखिए अब क्या है कि इसका सोल्यूशन ये है कि शुगर कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, डायबिटीज़ से जो इफेक्टेड ही नहीं है उसको ब्लैक फंगस उतना इफेक्ट नहीं करेगी। तो वही बात है कि शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्टेरॉइड्स का अगर यूज़ करना है तो उसका जुडिशियस यूज़ यानी तमीज़ से यूज़ करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी यूज़ एक्सेसिव हुआ तो डायबिटीज़ डेफिनेट सी बात है हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हमें कोविड-19 इन्फेक्शन को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है उसको ट्रीट करने में, क्योंकि देखिए अब ब्लैक फंगस जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट जो है ना, यह ब्लैक फंगस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस से डेथ्स जो हैं ज़्यादा सीवियर हो रही हैं। तो देखिए हमें ऐसा नहीं करना है, कोविड भी अभी फैला हुआ है तो उस पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बात आती है सोल्यूशन की, ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है यार। हर न्यूज़ में जो सोल्यूशन होती है ना वो बहुत फेवरेट होती है मेरी। तो देखिए मैं सोल्यूशन में आपको बता रहा हूँ कि हेल्दी डाइट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइटर ये चीज़ बता रहे हैं, जहाँ पर वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए लेकिन सीरियल्स जैसे राइस और चपाती ये कम होनी चाहिए। वेजिटेबल्स जो है वो डेफिनेट सी बात है बॉडी के लिए बहुत हेल्थी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन बेस्ड डाइट आपको एनहेंस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप बंगाल ग्राम खा सकते हैं, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम या मशरूम्स खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई, क्या, एक्सरसाइज। देखिए एक्टिव एंड रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम डेफिनेट सी बात है होना ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार आप इन सब चीज़ों में इंडल्ज होंगे ना तो इम्यूनिटी जो है ना आपकी डेफिनेट सी बात है एनहेंस होगी। और जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना वहाँ पर आप ये डिजीज़ आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस बात को तो प्लीज़ आप नोट करके रखिए, क्योंकि इम्यूनिटी ये ऐसा वर्ड है ना जो कुछ टाइम से न्यूज़ में बहुत चल रहा है। कुछ वर्ड जैसे क्वारंटाइन, इम्यूनिटी, आइसोलेशन, ये ऐसे वर्ड हैं ना जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं। तो हर इंसान को पता है आज की डेट में इम्यूनिटी क्या चीज़ है और उसको कैसे एनहेंस करना है। तो मैं आपसे यही गुजारिश टाइप की करूँगा कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाइए। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है तो आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, कर्फ्यू मेरे जो एरिया है वहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन मैं अपने घर की टेरेस पे वर्कआउट कर लेता हूँ। वर्कआउट करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, आप खड़े खड़े भी स्किपिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। खैर चलिए आर्टिकल में वापस आते हैं। तो मेडिसिन जो है ना उनका भी प्रॉपर यूज़ करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन जो है जो आपको लेनी है उनको आप लेते ही जाएँ प्रॉपर, क्योंकि डेफिनेट सी बात है मेडिसिन जो है हमारे बॉडी में ऑल्ट्रेशंस करती हैं। तो अगर ज़्यादा ऑल्ट्रेशन हुआ तो वो भी सही नहीं है। तो मेडिसिन की प्रॉपर डोजेज भी हमें लेना ज़रूरी है, प्रॉपर डोजेज, ठीक है, एक्सेसिव नहीं। उसके अलावा शुगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। शुगर लेवल्स को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते रहना चाहिए। जैसे आपको पता होगा आजकल ऑक्सीमीटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिकने लगे हैं। इनफैक्ट लोग तो इतने बेहुदा हो चुके हैं कि ऑक्सीमीटर्स की भी अब ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। जैसे ऑक्सीमीटर होता है वैसे शुगर लेवल को मेजर करने के लिए ब्लड ग्लूकोज मीटर होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह की परेशानी है वो इस टाइप के मीटर्स को परचेस कर लीजिए, ताकि ये मीटर्स जो है ना आपको प्रॉपर्ली शुगर लेवल्स के मॉनिटर करते रहें, ठीक है। तो अगर ये मॉनिटर प्रॉपर्ली होता रहेगा तो डेफिनेट सी बात है आप इन जो शुगर लेवल्स है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैक्सीनेशन। मैं आप सभी को अर्ज करता हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर लीजिए। मैंने तो खैर कर लिया है अपना वैक्सीनेशन, तो आपको भी इन सब चीज़ों में इंडल्ज होकर जल्द से जल्द वैक्सीनेट होने की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलके कोरोना को हरा पाएँ। बोल रहा हूँ
बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल इन्फ्लेशन की बात करता है। देखिए, अभी जो अप्रैल में जो इन्फ्लेशन था ना, वो पिछले 3 महीनों का सबसे कम इन्फ्लेशन था। 4.29% जो इन्फ्लेशन था वो अप्रैल में था। देखिए, इन्फ्लेशन से मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है ना, वो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं गैप के बीच में रखा जाता है। मैं आपको मिनिमम इन्फ्लेशन तो बता देता हूँ। आरबीआई जो मिनिमम इन्फ्लेशन रखती है वो है 2%, लेकिन मैक्सिमम कितना इन्फ्लेशन होता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको मुझे ये भी बताना है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम इन्फ्लेशन का जो क्राइटेरिया है ना, क्योंकि पहले ये क्राइटेरिया नहीं था, पहले इन्फ्लेशन कुछ भी हुआ करता था, लेकिन क्योंकि उसमें दिक्कतें थी तो कमिटीज़ बैठाई गई आरबीआई द्वारा और इन्फ्लेशन की एक प्रॉपर लिमिट सेट करी गई। अब ये मैक्सिमम लिमिट इन्फ्लेशन की क्या है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट किस कमेटी द्वारा सेटअप की गई ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है यार, पिछले आर्टिकल से मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, मेरे दिमाग से वो क्वेश्चन निकल गया यार। क्या क्वेश्चन था, चलिए खैर छोड़िए। हाँ, एक और क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कल के एडिटोरियल में हमने इजराइल पैलेस्टीन से रिलेटेड जो एडिटोरियल डिस्कस किया था, उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, लेकिन मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इजराइल से हमने कौन सी LMG गन खरीदी है अपनी इंडियन आर्मी के लिए, और सेकंड कौन सा ड्रोन, आप उसे ड्रोन ही कह लीजिए, प्रोफेसर वो प्रॉपरली ड्रोन नहीं है लेकिन उसे ड्रोन ही कह लीजिए, ये 2 चीज़ हमने इजराइल से कौन सी खरीदी है, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। यार, क्वेश्चन दिमाग से निकल जाते हैं लेकिन कभी ना कभी क्वेश्चन दिमाग में आते ही हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को भी आंसर करते रहना है। ठीक है, तो देखिए, पहले तो इन्फ्लेशन अभी पिछले 3 महीनों का सबसे कम है 4.29%। उसके अलावा NSO की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्च का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है अभी का वो 22.4% है, जो आप कह सकते हैं उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। जैसे पैंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से मार्च में ठीक ठाक है, ऑल्दो अब तो खैर कम हो गया है क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन कर्फ्यू इम्पोज होने लग गए हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखिए मैं इसको यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेटा को स्टार मार्क करना बनता है ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रहें। इसको देखिए मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। तो देखिए, जैसा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही बताता है तो उनके अकॉर्डिंग 18.7% कॉन्ट्रैक्शन आया है इंडस्ट्रीज में। कब? मार्च 2020 में। ध्यान रखिए, ये वाला जो डेटा है ये 2021 का है, 2021 का डेटा है, और मार्च 2020 का डेटा यहाँ पर अभी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने दिया है, जो बताता है 18.7% इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट हुई, और उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट होती गई, लेकिन डेटा तो हमारे पास मार्च का ही है ना। अब अगर हम इन्फ्लेशन कम होना यानी डिफ्लेशन की बात कर लें, तो अगर सीरियल्स और वेजिटेबल्स की बात करूं तो उनमें डिफ्लेशनरी ट्रेंड देखा गया। यहाँ पर -2.96% का इन्फ्लेशन, यानी आप उसको डिफ्लेशन ही कह सकते हैं, तो इतना डिफ्लेशन देखा गया। और वेजिटेबल्स में 14.2% का डिफ्लेशन देखा गया। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा बहुत डिफ्लेशन देखा गया। फूड्स और बेवरेज कैटेगरी, इन सब में अगर इन्फ्लेशन मिला तो -0.13% का डिफ्लेशन देखा गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो अगर पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में अरे मार्क क्यों नहीं हो रहा है, तो अगर पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में भी एक डीएक्सेलेरेशन देखा गया है। पिछले 20 महीनों का सबसे कम अगर हम डिफ्लेशन देखें तो ये यहाँ पर 7.51% तक गया है। ठीक है, ये पहली बार सिंगल डिजिट्स में आया है पिछले 20 महीनों में। ध्यान रखिए, इससे पहले डबल डिजिट्स में चला करता था। दालें तो ऑब्वियसली बात है महंगी थी ही, लेकिन पहली बात ये 20 महीनों में सबसे कम आया हुआ है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें, कंबाइंड इन्फ्लेशन की बात करें, फूड बेवरेजेस में, इन सब चीज़ों को मिला के, तो ये 2.66% है, जो मेरे हिसाब से ठीक है। पता है, क्योंकि मिनिमम इन्फ्लेशन की लिमिट तो 2% है ना, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम तो आपको खैर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो मिनिमम इन्फ्लेशन जो है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं आपको इस आर्टिकल के बाद ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इन्फ्लेशन 2% से भी कम क्यों नहीं होना चाहिए, और जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा भी क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी आज की डेट में परसिस्टेंस प्राइस प्रेशर देखे जा रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? देखिए, महंगाई इसलिए बढ़ेगी ना जब लोगों के हाथ में पैसा है लेकिन वहाँ पर सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है। डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस जो होता है यही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कॉज करता है।
अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस करी इन सब में तो हमने देखा किस तरीके से डिफ्लेशन जो है देखा गया, लेकिन कुछ चीज़ों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखा गया। वो क्या क्या चीज़ें थी? मीट, फिश, इन सब में 16.7% का इन्फ्लेशन देखा गया। अंडों की बात करो तो अंडों में 10.6% का इन्फ्लेशन देखा गया, और अगर ऑयल एंड फैट्स की बात करो तो वहाँ तो अंधाधुंध 25.9 यानी 26% ही आप कह लीजिए, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर में 11.04% का इन्फ्लेशन देखा गया। तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डेटा दिया गया है, इन्फ्लेशन के अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं। आपको उतने ज़्यादा याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कैटेगरी मैंने यहाँ पर मार्क करी है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में डिफ्लेशन देखा गया है, और जो कैटेगरी मैंने यहाँ पर मार्क करी है इन सब में इन्फ्लेशन देखा गया है। ठीक है, अब मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। तो देखिए जैसा मैंने आपसे अभी भी कहा कि क्यों ज़्यादा इन्फ्लेशन होना ठीक नहीं है और क्यों ज़्यादा डिफ्लेशन होना ठीक नहीं है। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाता है, चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं, तो आपको और मुझे तो मज़े आ जाएंगे क्योंकि चीज़ें हमें सस्ते में मिलेंगी, लेकिन जो किसान है, फार्मर, उसको मज़े नहीं आएंगे क्योंकि उसको अपने प्रोड्यूस के लायक उतना पैसा नहीं मिलेगा। अगर उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने खेतों में, जो उनके खेत हैं उनमें जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनको क्या करेगा? जॉब से निकाल देगा। ठीक है, जॉब से निकाल देगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, ये एक इसका एक पार्ट है। मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ कि ज़्यादा डिफ्लेशन होने से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन सोसाइटी में आ जाती है। ठीक है, और मान लीजिए कि ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो तब भी क्या होगा कि लोग जो है परचेज़ करना कम कर देंगे। लोग परचेज़ करना कम करेंगे ना, तो फिर भी जो फार्मर है उसके पास उतना पैसा नहीं आ पाएगा जितना वो एक्सपेक्ट करता है अपने प्रोड्यूस से। उससे क्या होगा कि उसका जो प्रोड्यूस है वो सड़ जाएगा, डीके हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा, तब भी लॉस हो जाएगा उसको, है ना। तो देखिए ज़्यादा इन्फ्लेशन और ज़्यादा डिफ्लेशन दोनों चीज़ें ही बहुत बेकार हैं, पता है। इसलिए इसको एक पर्टिकुलर मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बीच में सेट किया गया है। मिनिमम लिमिट तो मैंने आपको खैर 2% बता दी है, तो और मैक्सिमम लिमिट जो है आपको ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। ये एडिटोरियल एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की बात करता है। किस तरीके से एशिया में क्या हो रहा है ना कि लोग जो है उनके ऊपर डोमेस्टिक आप कह सकते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइम जो है वो हो रहा है और एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स और वॉलेंटरी डिसअपीयरेंसेस, ये एक नया ग्रुप फॉर्म किया गया है जो रिपोर्ट करता है कि कितने एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो हैं वो हो रहे हैं। और रिपोर्ट बेस होती है फैमिली मेम्बर्स जो बताते हैं कि उनकी फैमिली में कोई इंसान डिसअपीयर हो गया है। इस टाइप की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ से ये डेटा उठा के बताते हैं। ठीक है, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है ना, उसके अलावा टॉर्चर के बहुत ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, आर्बिट्ररी डिटेंशन के और मर्डर के तक केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये ज़्यादा जो आ रहे हैं ना इस टाइप के एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, ये आ रहे हैं सिंजियांग उइगुर प्रोविंसेस से। ठीक है, आपको पता होगा कि उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस जो है चाइना में देखा जा रहा है। इनफैक्ट कई कंट्रीज़ ने तक इसके खिलाफ आवाज़ उठाई हुई है। तो देखिए इस टाइप की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और वहाँ की फैमिलीज ये बताती हैं कि लोगों को इस तरीके से ले जाया जा रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि उनको वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर्स में ले जाके उनको ट्रेन किया जाएगा, लेकिन ये कह के, ये मीठी गोली दे के उनको एक तरीके से उनका एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस किया जा रहा है। कई फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो इस टाइप के वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गए लेकिन कभी लौटे ही नहीं। देखिए इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं, लोगों को फॉल्स प्रोमिसेस करके वहाँ पर लेके जाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक आप कह सकते हैं डेटा फिगर ही दिया गया हुआ है, डेटा तो नहीं कह सकते, आपको यहाँ पर एक ये नॉलेज की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। रेजिडेंशियल सर्विलेंस एट अ डेजिग्नेटेड लोकेशन RSDL के आर्टिकल 73 के अंडर उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को अमेंड किया गया है, जहाँ पर ऐसा बताया गया है कि किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये यूज़ किया जा सकता है जिस पे ये सस्पिशन है या जिस पे लगता है या जो एक्यूज्ड है कि वो स्टेट की सिक्योरिटी को एक तरीके से डेंजर में रख रहा है ना, या किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए वो बहुत सीरियस कंसर्न है। अब डेफिनेट सी बात है, ये लॉ अपने आप में तो अच्छा है लेकिन इसका गलत यूज़ ना वो ठीक नहीं है ना। अब इस लॉ के तहत भी काफ़ी सारे आप कह सकते हैं डिसअपीयरेंसेस लोगों के हो रहे हैं। ठीक है, और लोग कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये तो प्रॉपर लॉ ये बना हुआ है ना, इसलिए लोग जो हैं कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं।
और इसकी वजह से ही इतने ज़्यादा एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस देखे जा रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका की बात करो तो श्रीलंका ने भी इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट जो है पिछले कुछ टाइम में देखे गए हैं। 30 साल तक श्रीलंका ने इस टाइप के डिसअपीयरेंसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इनफैक्ट श्रीलंका के आसपास तो ये चीज़ें हुई कि वहाँ पर लोगों को इसलिए डिसअपीयर कर दिया गया कि उनको ये कहा गया कि काउंटर टेररिज्म मेजर्स जो हैं लिए जा रहे हैं, इसलिए लोगों को वहाँ से गायब कर दिया गया और ये लोग कभी अपने घर लौटे ही नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो खैर एक पॉइंट ऑफ टाइम में बिल्कुल आम बात हो गई थी। इतने सारे लोग वहाँ पर गायब हुए ना, जिनका अभी तक ना कोई पता है, ना उन लोगों के रिगार्डिंग कोई डेटा है कि वो लोग कब गायब हुए, कहाँ पर गायब हुए। तो अब डेटा ही नहीं है तो उनको ट्रैक कैसे किया जाएगा। मेन चीज़ तो ये है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट जो 1980s में एज अ वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था, वो लोग ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करना उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम में शुरू किया। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं ये बॉडी उतना इफेक्टिव प्रूव नहीं हुई है, क्योंकि इफेक्टिव अगर प्रूव हुई होती तो क्या इतने सारे लोग गायब होते? क्या इतने सारे लोग श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिंजियांग प्रोविंस से गायब होते? बिल्कुल नहीं होते। तो ये बॉडीज़ जो है ना बन तो गई हैं, लेकिन इनका इतना इफेक्टिवली ये काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इनको इफेक्टिवली काम करने की क्या मतलब क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए, पहला तो सोल्यूशन, ऑल्दो इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन मुझे जो लगता है मैं बताता हूँ। पहला सोल्यूशन जो है, उनको प्रॉपर रिफॉर्म लाने के लिए एक कमेटी का गठन करना चाहिए, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ आके रिफॉर्म सजेस्ट करें। अलग अलग प्रोमिनेंटली मुझे लगता है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक साथ आके रिफॉर्म सजेस्ट करने चाहिए, क्योंकि एक साथ इतनी सारी कंट्रीज़ रिफॉर्म सजेस्ट करेंगी तब जाके ही प्रॉपरली चीज़ें ऑन ग्राउंड देखी जा सकती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में हम देख सकते हैं कि लिबर्टी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों की लिबर्टी का डेप्रिवेशन हो रहा है। अब लिबर्टी से मुझे एक चीज़ याद आई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार या हमारा कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो हमें लिबर्टी, जिसमें लिबर्टी वाला टर्म आता है? क्या मुझे ये चीज़ बता सकते हैं? और दूसरी चीज़ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दी कि जो हमारा प्रीएम्बल है, क्या उसमें लिबर्टी टर्म मेंशन है? ठीक है, ये चीज़ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस 1992, आपको इतनी लंबी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक ऐसा वर्किंग ग्रुप है जो डिसअपीयर्ड पर्सन जितने भी लोग हैं उनके लिए वर्क करता है। तो देखिए, इस टाइप की चीज़ें जो है एशिया में देखी जा रही हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और डेफिनेट सी बात है यूएन को मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि वो इन सब चीज़ों को टैकल करके इन सब चीज़ों को सही कर पाए। तो आज हमने डिस्कस करें कुछ अच्छी न्यूज़ और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने में आज थोड़ा टाइम भी लगा, थोड़ी मेहनत भी लगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि नॉलेज जो है ना शेयर करने से ही इंक्रीज़ होती है। क्योंकि ये वीडियो फ्री है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वीडियो की टाइमली अपडेट नहीं मिल पाती। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रॉपर्ली वीडियो की अपडेट विद टाइम मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।